बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया? पढ़ाई लिखाई चल रही है मस्ती में? चलिए इसी तरह से अध्ययन करते रहिए। मैं अनिल कुमार मेहता आपका पुनः स्वागत करते हैं हमारे और आपके सुंदर सा यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री वाला ए के मेहता या फिर जेएल साइंसिया मिशन ह्यूमन रिप्रोडक्शन 26th लेक्चर के साथ। इसमें आज हम लोग अध्ययन करेंगे प्रेगनेंसी मतलब गर्भाधान एवं फीटल डेवलपमेंट एंड पार्चुरेशन चाइल्ड बर्थ वगैरह के बारे में। हो सके तो शायद देखेंगे कि ये वीडियो थोड़ी लेंथ लंबी करके भी शायद ये लास्ट हो जाए। यदि बच जाए तो हो सकता है अगला होगा, नहीं तो यही लेक्चर लास्ट हो जाएगी ह्यूमन रिप्रोडक्शन के। तो पिछले लेक्चर में हम लोग देखे थे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट और बताए थे कि एम्ब्रियो और फीटस में क्या अंतर है, कब तक एम्ब्रियो कहेंगे और कब तक उसको फीटस कहेंगे, ये भी जानेंगे। लेकिन लास्ट स्टेप लेंथ लंबी बड़ी हो जाने के कारण अपन लास्ट स्टेप में छोड़ दिए थे ऑर्गेनोलाइजेशन। ऑर्गेनोलाइजेशन से पहले हम लोग देखे थे गैस्ट्रुलेशन। तो कहानी को शुरू करते हैं, लेकिन हेडिंग आज का होगा, पहले आप ऑर्गेनोलाइजेशन पढ़ लीजिए, उसके बाद फिर क्या करेंगे, हेडिंग डालेंगे ऑर्गेनोलाइजेशन। ऑर्गेनोलाइजेशन क्या होता है? इसका मतलब होता है ऑर्गेन का निर्माण, ऑर्गेन एंड ऑर्गेन सिस्टम का निर्माण। ऑर्गेन और ऑर्गेन सिस्टम की निर्माण होती है, वो कैसे होती है? तो देखिए क्या होता है कि गैस्ट्रुलेशन में देखे थे हम लोग, गैस्ट्रुलेशन में देखे थे, गैस्ट्रुलेशन फेज में सभी ब्लास्टोमियर्स 3 जर्मिनल लेयर में, कितने? 3 जर्मिनल लेयर में व्यवस्थित हो जाते हैं। कितने? गैस्ट्रुलेशन फेज में सभी ब्लास्टोमियर्स 3 जर्मिनल लेयर में क्या हो जाते हैं? व्यवस्थित हो जाते हैं। वो लेयर कौन कौन है तो देख लीजिए। पहले आपने देखा इंडोडर्म, दूसरा आपने देखा इक्टोडर्म, और तीसरा जो होता है वो मीजोडर्म होता है, मीजोडर्म। ये तीनों लेयर होते हैं। अब ये तीनों लेयर से क्या होता है कि तीनों लेयर के जो इनर सेल होते हैं, इनर सेल में कुछ ऐसे सेल होते हैं जिसमें टोटिपोटेंसी की कैपेसिटी पाई जाती है। टोटिपोटेंसी क्या है? आप प्लांट रिप्रोडक्शन में भी देखे होंगे या यहां पर भी देख लीजिए, बता देंगे कि क्या कहते हैं, जर्मिनल लेयर के इनर सेल में, इनर मास सेल में कुछ ऐसे सेल पाए जाते हैं, इनर मास में कुछ ऐसे सेल पाए जाते हैं, आंतरिक मास में कुछ ऐसे सेल पाए जाते हैं जिसमें टोटिपोटेंसी की क्षमता होती है, उसे स्टेम सेल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? स्टेम सेल कहते हैं। तो क्या कहेंगे यहां पर? जर्मिनल लेयर के इनर मास में कुछ ऐसे सेल्स, जर्मिनल लेयर में मतलब ये तीनों जर्मिनल लेयर के इनर मास मतलब आंतरिक भाग में कुछ ऐसे सेल्स पाए जाते हैं जिसमें टोटिपोटेंसी की क्षमता या गुण कहिए, गुण पाई जाती है, उसे स्टेम सेल, उसे स्टेम सेल कहते हैं,
उसे क्या कहते हैं, स्टेम सेल कहते हैं। टोटिपोटेंसी यहां पर एक नई टर्म आती है। क्या कहा गया है कि गैस्ट्रुलेशन फेज में सभी ब्लास्टोमियर्स 3 जर्मिनल लेयर में व्यवस्थित हो जाते हैं, जो हम लोग पहले देखे हैं। ऑरिजिन ऑफ एक्टोडर्म, ऑरिजिन ऑफ इंडोडर्म और मेसोडर्म, ये दोनों के संयोग से बीच में हो जाता है। तो क्या कहता है, जर्मिनल लेयर के इनर मास में कुछ ऐसे सेल्स पाए जाते हैं जिसमें टोटिपोटेंसी की गुण पाई जाती है, उसे स्टेम सेल्स कहते हैं। तो इसको आप क्या कर लीजिए, फटाक से एक बार नोट कर लीजिए, फटाक से नोट कर लें। चलिए नोट कर लिए इनको। टोटिपोटेंसी में टीए लगाएंगे, टोटिपोटेंसी। तो अब बात आती है टोटिपोटेंसी किसको कहते हैं, तो इसको इरेज कर रहे हैं और टोटिपोटेंसी को जानते हैं। देखिए टोटिपोटेंसी क्या है, टोटिपोटेंसी क्या है, टोटिपोटेंसी सेल्स की वैसी क्षमता जिसके कारण सेल टिश्यू या ऑर्गेन या ऑर्गेन सिस्टम या कंप्लीट बॉडी डेवलप कर सकता है, उसे टोटिपोटेंसी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, टोटिपोटेंसी। तो यहां पर हो जाएगा टिश्यू और ऑर्गेन सिस्टम और कंप्लीट बॉडी की यदि बात करें तो ये प्लांट में अक्सर ऐसा होता है, ये प्लांट में भी लिखाए होंगे। टोटिपोटेंसी क्या है, सेल की एक क्षमता है और ये सभी सेल में नहीं पाए जाते। जिस सेल में पाए जाते हैं उस सेल को क्या कहते हैं, स्टेम सेल कहते हैं। तो अब देखते हैं कि अलग अलग जर्मिनल लेयर से कौन कौन से ऑर्गेन डेवलप होते हैं, कौन कौन से ऑर्गेन डेवलप होते हैं। ठीक, तो इसको एक बार आप नोट कर लीजिए, नीचे से मिटा रहे हैं। नोट कर लिए, मिटा दें। चलिए तो देखिए क्या कहेंगे, तीनों जर्मिनल लेयर से विभिन्न ऑर्गेन या ऑर्गेन सिस्टम का डेवलपमेंट होता है। क्या कहें कि तीनों जर्मिनल लेयर से विभिन्न ऑर्गेन या ऑर्गेन सिस्टम का क्या होता है, डेवलपमेंट होता है, मतलब विकास होता है। तो यहां पर क्या करते हैं कि अब 3 जर्मिनल लेयर है, एक्टोडर्म, इंडोडर्म और मेसोडर्म। तो अब देखते हैं कि किस जर्मिनल लेयर से कौन सा ऑर्गेन डेवलप होता है। तो इसकी थोड़ी लिस्ट लंबी चौड़ी है, अपन पहले लिख लेते हैं फिर आपको बता देंगे। ठीक, तो इसको एक बार आप नोट कर लीजिए, उसको हम लिखते हैं। चलिए देखिए, पूरा बोर्ड कुछ डाटा है नहीं, वीडियो को आप पॉज करके पहले इन्हें क्या कर लीजिए, आप नोट कर लीजिए, फिर बारी बारी से समझते हैं। फटाक से इनको एक बार नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके कर रहे हैं, वीडियो को पॉज कीजिए और इसको नोट कीजिए। चलिए कर लिए होंगे, आइए समझते हैं। देखिए एक्टोडर्म 3 जर्मिनल लेयर था, पहले ध्यान देंगे 3 जर्मिनल लेयर था, एक्टोडर्म, मेसोडर्म
और इंडोडर्म। तीनों जर्मिनल लेयर से हमारे बॉडी के अलग अलग ऑर्गेन बने हैं, अलग अलग ऑर्गेन की उत्पत्ति हुई है। देखिए बारी बारी से देखते हैं। त्वचा एवं उनके ग्लैंड। अब त्वचा है जैसे स्किन है, और स्किन में ग्लैंड पाए जाते हैं जैसे स्वेट ग्लैंड, सेबेसियस ग्लैंड, जैसे पसीना छूटता है तो उसके ग्रंथित, यहां पर लिख लेंगे स्वेट ग्लैंड, सेबेसियस ग्लैंड। ठीक। उसके बाद क्या कहता है, स्किन पिगमेंट, जैसे कलर, स्किन का जो कलर है ना, किसी में ज्यादा व्हाइटिश होता है, किसी में ज्यादा ब्लैकिश होता है, कोई गोरे होते हैं, कोई श्यामले होते हैं, कोई काले होते हैं, नहीं, तो उसी को पिगमेंट सेल, उस सेल का क्या नाम है, मेलानोसाइट, और शॉर्ट में भी बताए थे एक रोज, मेलानोसाइट। काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं। 3 नंबर में क्या होता है, नर्वस सिस्टम, जितने भी तंत्रिका तंत्र हैं इंक्लूडिंग स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन, जितने भी तंत्रिका तंत्र हैं, नर्वस सिस्टम, हिंदी मीनिंग भी जानते जाइए। नर्वस सिस्टम की उत्पत्ति किससे, एक्टोडर्म से। उसके बाद देखिए कार्टिलेज, कार्टिलेज का मतलब होता है उपास्थि, उपास्थि, जैसे ये नाक है ना अपन का, तो नाक का टिप देखिए ये हिल रहा है, एकदम हिल रहा है ना, पर ये थोड़ा टाइट होता है। मुर्गा खाए ना तो उसके हड्डी के ऊपर कुछ ऐसे खोपा लगे होते हैं, उसको एकदम चबाते हैं तो कट 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 मारता है, तो वो हड्डी नहीं है, वो कार्टिलेज है, ध्यान देंगे। तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, कार्टिलेज कहते हैं, उपास्थि। उसके बाद देखिए पीनियल ग्लैंड, ये कान के नीचे का, बायोलॉजिकल क्लॉक कहा जाता है इसको, नोट करेंगे यहाँ पर, बायोलॉजिकल क्लॉक कहा जाता है इसको। ये पीनियल ग्लैंड की उत्पत्ति भी एक्टोडर्म से। एड्रिनल मेडुला, एड्रिनल ग्लैंड जो होता है वो किडनी के निकट होता है। उनके 2 भाग होते हैं, एक मेडुला होता है, एक कॉर्टेक्स होता है। तो मेडुला को के अंदर वाले भाग को मेडुला और परिधीय भाग को कॉर्टेक्स कहते हैं। तो उनमें से मेडुला की जो उत्पत्ति होती है वो कहां से होती है, एक्टोडर्म से। उसके बाद आइए देखिए मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी, पिट्यूटरी ग्लैंड 7 नंबर में लिखा हुआ है, जो मस्तिष्क में होता है, इसकी भी उत्पत्ति कहां से होती है, एक्टोडर्म से होती है। उसके बाद देखिए आंख की बात करें, आंख में कुछ पार्ट जो है अलग है, कुछ पार्ट अलग है, जैसे लेंस, सिलियरी बॉडी जिसको सिलियरी मसल्स कहते हैं, कॉर्निया, रेटिना, ऑफाई, इन सब की उत्पत्ति कहां से हुई है, एक्टोडर्म से। उसके बाद देखिए इंटरनल लेयर, कान के 3 भाग, एक्सटर्नल लेयर जिसको इसको पिन्ना कहते हैं, एयर पिन्ना कहते हैं, इसमें बाली उली झुमका उमका जो लगाते हैं, एयर पिन्ना, इसको एक्सटर्नल लेयर कहते हैं। इसके बाद चल जाइए तो उसको मिडिल लेयर कहते हैं, और उसके बाद अंदर चल जाइए जहां पर क्या होता है कि कॉकिस्ट होता है, सेल होते हैं, सेंसरी सेल होते हैं, उसको इनर एयर कहते हैं। तो इंटरनल ईयर जो है जिसमें सेल वगैरह होते हैं, जहां से क्या करता है, वेव का रिकॉग्नाइज करता है, वेव को पहचानता है कि वो क्या कह रहा है, उसकी उत्पत्ति कहां से होती है, एक्टोडर्म से। उसके बाद आइए नजल एंड अल्फैक्टरी। नजल माने ये हमारे नाक, और अल्फैक्टरी मतलब गंध परखने वाली ग्रंथि, गंध परखने वाले ग्रंथि, अल्फैक्टरी चैम्बर, ये दोनों की उत्पत्ति कहां से, एक्टोडर्म से। उसके बाद आइए इनामेल ऑफ टीथ, ये दांत का जो ऊपरी भाग है ना, जो सबसे कठोर होता है, उसको इनामेल कहते हैं। इनामेल की उत्पत्ति भी किससे, एक्टोडर्म से। आइए बक्कल कैविटी, ये अपन का जो मुंह है ना, उसको बक्कल कैविटी कहते हैं। बक्कल कैविटी की उत्पत्ति किससे है, एक्टोडर्म से। रेक्टम, इसको कहते हैं मलाशय, जिसमें भोजन डाइजेस्ट होकर के अवशिष्ट पदार्थ स्टोर रहता है मल के रूप में, उसको क्या कहते हैं, रेक्टम। तो ये 13 ऑर्गन है जो किससे उत्पन्न होते हैं, एक्टोडर्म से। क्या 13 ही है, नहीं, क्या हमारे ऑर्गन में 13 ही ऑर्गन है, ढेर सारे ऑर्गन, उनमें से कुछ हिस्से, और इनमें भी सब नहीं लिखा हुआ है, जो इंपॉर्टेंट है वो दिखाई गई है, तो आप देख लिए इधर। अब आइए इसके बाद इंडोडर्म में, मीजोडर्म में देखते हैं। मीजोडर्म में डर्मिस ऑफ स्किन, स्किन के अंदर एक व्हाइट कलर का लेयर होता है, जब आपको खरोंच लग जाती है ना, तो वो व्हाइट कलर का लेयर क्या होता है, जाग उठता है, उसको कहते हैं डर्मिस ऑफ स्किन। उसके बाद देखिए मसल्स में, कौन से मसल्स, कार्डियक एंड इनवॉलेंट्री, मतलब हृदय की मसल्स, और इनवॉलेंट्री मतलब अनैच्छिक मसल्स, जो अपने आप चल जाता है, जैसे आंख का गिरना, पुल पीपुल, देखिए मेरे तरफ देखेंगे, मेरे आंख की तरफ, ये तो गिरा रहे हैं, पर ये अपने आप कभी गिर जाता है, ऐसे देखो, तो अपने आप ये क्या होता है, गिर जाता है, इसको डढ़िया करके नहीं गिराना, दूसरा चीज हो जाता है। तो मसल्स, कार्डियक इनवॉलेंट्री मसल्स किससे, इंडोडर्म से। स्केलेटन सिस्टम, स्केलेटन सिस्टम जैसे बोन, नोटोकॉर्ड, बैकबोन, कार्टिलेज इन एडल्ट मतलब युवा में जो कार्टिलेज बनता है, ये सारे के सारे चीज कहां से आया है, मेजोडर्म से। उसके बाद देखिए एक्सक्रेटरी सिस्टम, एक्सक्रेटरी सिस्टम मतलब उत्सर्जन तंत्र, किडनी और यूरेटर, जिसको यूरिनरी ब्लैडर के आसपास किडनी से निकलने वाली नलियां, ये कहां से आती है, मेजोडर्म से। उसके बाद देखिए रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूरा, चाहे टेस्टिस हो कि पेनिस हो, चाहे मेल का हो या फीमेल का हो, रिप्रोडक्टिव सिस्टम उसकी उत्पत्ति मेजोडर्म से।
कॉर्टेक्स ऑफ एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, यहां पर मेडुला की बात किए थे, वहां पर कॉर्टेक्स आ गया। एड्रिनल ग्लैंड किडनी के टिकट होते हैं। कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू का मतलब संयोजी ऊतक, जितने भी प्रकार के संयोजी ऊतक है जिसमें रक्त भी आ जाते हैं, उसके भी उत्पत्ति कहां से होती है? मेजोडर्म से। उसके बाद देखो कोरोवाइड आई लेयर, मतलब कलर वाला, जो कलर को परखता है ये किस कलर का है, वो आंख की जो लेयर है उसको क्या कहते हैं? कोरोवाइड लेयर। तो कोरोवाइड लेयर जो आंख की होती है वो उसकी उत्पत्ति मेजोडर्म से। सीलोम, बॉडी कैविटी कहते हैं। हम जब क्या करते हैं, खस्सी बकरी इत्यादि को काटते हैं तो बीच में कैविटी, गुहा, खाली स्थान मिलता है, जिसको क्या कहते हैं? सीलोम। उसके बाद देखिए डेंटाइन, दांत की जो अंदर वाली भाग होती है ना, जो मेन दांत है, उस डेंटाइन की उत्पत्ति मेजोडर्म से। उसके बाद देखिए सर्कुलेटरी सिस्टम, जैसे हृदय, हार्ट, ब्लड, लिम्फ आदि की उत्पत्ति कहां से? मेजोडर्म से। आइए एंडोडर्म में देखते हैं। आहार नाल का म्यूकस मेम्ब्रेन, हमारे जो आहार नाल है, गट सिस्टम, उसके अंदर से क्या होता है? एक म्यूकस का लेयर चढ़ा हुआ है, जिसके कारण उस पर हमारे अंदर के एंजाइम का प्रभाव नहीं पड़ता है, वो भी कहां से? एंडोडर्म से। डाइजेस्टिव ग्लैंड, जितने भी प्रकार के डाइजेस्टिव ग्लैंड है, चाहे आमाशय में हो, जैसे जठर ग्रंथियां हो गया, जिसको गैस्ट्रिक ग्लैंड कहते हैं। उसके बाद अंदर आइए सक्कस इंटेरिकस है, ब्रूनर्स ग्लैंड है, इत्यादि वगैरह कहां से? एंडोडर्म से। लीवर पेनक्रियाज कहां से? मतलब लीवर, यकृत, पेनक्रियाज, अग्ना से, कहां से? एंडोडर्म से। टंग, हमारे जो जीव है, ये जो जीव है ना, ये कहां से? टंग, एंडोडर्म से। उसके बाद देखिए थायराइड, थाइमस ग्लैंड, ये थाइमस ग्लैंड हमारे एंडोक्राइन सिस्टम का एक पार्ट है, वो कहां से? एंडोडर्म से। लंग्स, फेफड़ा, सांस जो लेते हैं, फेफड़ा जो एक्सपेंड करता है। थायराइड ग्लैंड जो गले के पास होते हैं। पाराथायराइड ग्लैंड, सबसे छोटी ग्लैंड, गले के पास होते हैं। रिस्पिरेटरी सिस्टम, माने लंग्स वाले जो ट्रेकिया, ब्रोंकाई इत्यादि होते हैं, वो सारे के सारे एंडोडर्म से। उसके बाद देखिए मिडिल लेयर, मतलब इधर देखे थे इंटरनल लेयर और इधर देख रहे हैं मिडिल लेयर। मिडिल लेयर बीच वाला, जिसमें क्या होते हैं? 3 प्रकार के हड्डी होते हैं डॉम शेप में। मिस याद कीजिए, मिस है इंटरेस्टिंग, नहीं मिस है इंटरेस्टिंग, मेलियस इंकस स्टेप्स, वही मिडिल लेयर। उसके बाद एस्टिचियन ट्यूब। अब क्या कीजिए कि आप नाक और मुंह बंद करके अंदर का प्रेशर बढ़ाइए तो लगेगा कि कान का बत्ती खुल रहा है। तो वही कान की बत्ती क्या होते हैं? प्रेशर मेंटेन करने के लिए क्या होते हैं? एक ट्यूब होते हैं जो हमारे गले से जुड़े होते हैं, उसको क्या कहते हैं? एस्टिचियन ट्यूब कहते हैं। तो ये रही कुछ जर्मिनल लेयर और उनके ऑर्गन्स। तो यदि अभी तक आपने नोट नहीं किया तो फटाक से नोट कर लीजिए, इनको इरेज करेंगे फटाफट। चलिए अब हेडिंग देते हैं, ये 26 के अंतर्गत ही ह्यूमन रिप्रोडक्शन। अब लिखेंगे, ये देख लिए, ये कल का ही बाकी चीज था, अभी तक देखें। अब देखते हैं हम लोग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी एंड पार्चुरेशन। अब देखना है प्रेगनेंसी, पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन, एंड लैक्टेशन। लैक्टेशन को हम लोग पढ़ चुके हैं, इसको देखना ही नहीं है। मिल्क स्राव की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? चाइल्ड बर्थ के बाद मिल्क जो उत्पन्न होता है, प्रोसेस इज कॉल्ड लैक्टेशन। प्रीग, ओहो देखो रिगनेंसी हो गया ना, प्रेगनेंसी। पार्चुरेशन का मतलब होता है चाइल्ड बर्थ, चाइल्ड बर्थ। मिल्क सिक्रीशन, प्रेगनेंसी का मतलब होता है गर्भाधान। तो आइए बारी बारी से देखते हैं प्रेगनेंसी क्या होता है, फीटल डेवलपमेंट क्या होता है। तो प्रेगनेंसी सबसे पहले कहते किसको है? प्रेगनेंसी। तो फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन से चाइल्ड बर्थ तक के पीरियड को प्रेगनेंसी कहते हैं। प्रेगनेंसी का मतलब होता है गर्भाधान, गर्भाधान, गर्माधान नहीं, गर्भाधान, गर्भ धारण करना। तो कब से कब तक? फर्टिलाइजेशन से लेकर के जब तक बच्चे जन्म लेते हैं तब तक की अवधि को क्या कहते हैं?
प्रेगनेंसी कहते हैं। प्रेगनेंसी का मेंटेनेंस, प्रेगनेंसी का मेंटेन प्रोजेस्टेरॉन हॉर्मोन्स के द्वारा होता है जिसको क्या कहते हैं, प्रेगनेंसी हार्मोन्स भी कहते हैं। प्रेगनेंसी हार्मोन्स कहते हैं, जिसे प्रेगनेंसी हार्मोन्स भी कहते हैं। अब फर्टिलाइजेशन के बाद प्रेगनेंसी अलग अलग पीरियड में अलग अलग डेवलपमेंट और क्या क्या होता है उसको भी देखेंगे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में। तो प्रेगनेंसी हार्मोन्स किसको कहते हैं, तो प्रोजेस्टेरॉन को क्या कहते हैं, प्रेगनेंसी हार्मोन्स कहते हैं। ठीक, तो एक बार आप इसको नोट कर लीजिए और कुछ देखते हैं प्रेगनेंसी के संदर्भ में, फटाक से नोट करें। चलिए इसको इरेज किया जाए। नोट कर लिए हैं? जब आप नोट कर लिए हैं तो एक चीज को नीचे में लिखिए, आप एरो देख करके। कितना चीज हम लिखेंगे, नीचे में लिखिए, एक ही लाइन तो लिखना है, लिखिए फटाक से। प्रेगनेंसी पीरियड प्रेगनेंसी पीरियड 266 दिन, कोष्ट में लगभग कर देना, 266 दिन के होते हैं। 266 दिन के होते हैं। चलिए ठीक, तो प्रेगनेंसी का पीरियड कितने दिन का होता है, 266। कभी कभी 288 भी कहीं कहीं लिखा रहता है, तो 66 रहेगा तो 88 नहीं, 88 रहेगा तो 66 नहीं। तो प्रेगनेंसी का पीरियड कितने दिन का, 266 दिन का लगभग। ये 266 दिन में क्या होता है कि अलग अलग समय में अलग अलग मूवमेंट होते हैं, अलग अलग समय में अलग अलग गतिविधियां होती है। उसको देखेंगे कि कब क्या होते हैं, कब क्या होते हैं, उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते जाएंगे और देखते जाएंगे। लेकिन उससे पहले देखिए फीटल डेवलपमेंट, FOETAL, फीटल डेवलपमेंट। अब बात आई कि फीटस किसको कहते हैं, फीटस, और इधर आ जाता है एम्ब्रियो। फीटस और एम्ब्रियो, एम्ब्रियो कब कहते हैं, तो फर्टिलाइजेशन से 8 वीक तक के क्या कहते हैं इसको, फीटल किसको कहते हैं, 8 तक के डेवलपिंग चाइल्ड यूटेराइन कैविटी में क्या कहें, फर्टिलाइजेशन से 8 वीक तक यूटेराइन कैविटी में डेवलपिंग चाइल्ड को एम्ब्रियो कहते हैं, एम्ब्रियो कहते हैं। यूटेराइन कैविटी में 8 वीक से चाइल्ड बर्थ तक के
यूट्राइन कैविटी में डेवलपिंग, यूट्राइन कैविटी में डेवलपिंग 8 से चाइल्ड बर्थ तक के चाइल्ड को क्या कहते हैं? फीटस कहते हैं। अब ये फीटस डेवलपमेंट देखना है कि किस किस समय में क्या होता है, किस किस समय में क्या होता है। ये देख लिए कि फीटस किसको कहते हैं, तो दोनों यूट्राइन कैविटी में होगा। फर्टिलाइजेशन से 8 वीक तक एम्ब्रियो कहलाता है, और 8 वीक से ज्यादा ही बढ़ गया तो उसको क्या कहते हैं? फीटस कहते हैं। नोट कर लीजिए इनको। चलिए, इसके बाद एरो देकर के लिखेंगे, नीचे एरो देकर के लिखेंगे यूट्रस में 8 वीक के बाद, 8 वीक के बाद फीटस तथा, फीटस देखिए यहां पर लिखा हुआ, फीटस तथा मदर बॉडी के बीच, मदर बॉडी के बीच के वाल, कोष्ठ में दीवार, के वाल कोष्ठ में दीवार कमजोर हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, जिससे मदर बॉडी से फीटस में, मदर बॉडी से फीटस में एंटीबॉडी एवं अन्य उपयोगी पदार्थ प्रवेश करते हैं, जो बच्चे को खसरा, मेलेसस होता है, खसरा, रूबेला आदि गंभीर बीमारी से बचाते हैं, लिख लिए। नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे, प्रेगनेंसी के दौरान अलग अलग पीरियड में प्रेगनेंसी के दौरान अलग अलग पीरियड में फीटस में अलग अलग चेंजिंग, अलग अलग पीरियड में फीटस में अलग अलग चेंजिंग होते हैं, जो इस प्रकार है, लिख लिए। एक तरफ लिखेंगे पीरियड माने अवधि, पीरियड, एक तरफ लिखेंगे इवेंट, कौन कौन सी घटना होती है, एक तरफ पीरियड एक तरफ इवेंट, लिख लिए। एक तरफ पीरियड और एक तरफ इवेंट, ये फीटल डेवलपमेंट हो रहा है, चाइल्ड बर्थ तक पहुंचा देगा यही। लिखें, एक तरफ पीरियड एक तरफ इवेंट, कटा नहीं है उधर से। चलिए, आप देख रहे हैं पीरियड और देख रहे हैं इवेंट।
अलग अलग पीरियड में अलग अलग घटनाएं होती है, गौर से देखते जाइए। ये सारे के सारे पीरियड जो है ये फर्टिलाइजेशन से काउंट की जाती है, याद रखना। जब फर्टिलाइजेशन हुई है उसके आगे काउंट होती है। पहला, फर्टिलाइजेशन के 24 घंटे के अंदर क्लीवेज हो जाते हैं। कौन से क्लीवेज? फर्स्ट क्लीवेज। फर्स्ट क्लीवेज हो जाते हैं जिसमें एम्ब्रियो कितने सेल के बन जाते हैं? 2 सेल के बन जाते हैं। आगे बढ़िए, ये पहला सप्ताह बीच में क्लीवेज हुआ, 2 से 4, 4 से 5, 5 से गिनती पर प्रथम की होती है। तो प्रथम क्लीवेज फर्टिलाइजेशन के 24 घंटे के अंदर। 3 दिन जब होता है फर्टिलाइजेशन से तो मोरूला स्टेज में पहुंच जाते हैं, मतलब 8 से 16 कोष के स्टेज में पहुंच जाते हैं। और मोरूला कहाँ आ जाते हैं? यूट्रस में पहुंच जाता है, यूट्रस में पहुंच जाता है। अब यूट्रस में 2-3 दिन वो क्या करता है? तैरता है, यूट्रस के पोषक माध्यम में तैरते रहते हैं। उसके बाद 7वां दिन क्या हो जाता है? इम्प्लांटेशन हो जाता है, मतलब ब्लास्टुला यूट्रस के वाल से जुड़ जाते हैं, यूट्रस के वाल से जुड़ जाते हैं। उसके बाद क्या होता है? 2.5 सप्ताह, मतलब कि कितना दिन? 7 दूना 14, मतलब 20 दिन के अंदर नोटोकॉर्ड हर्ट ब्लड का विकास, मतलब उत्पत्ति स्टार्ट हो जाता है। और यहीं से 2 सप्ते के, माना 2.5 सप्ते के बाद जब किसकी उत्पत्ति प्रारंभ होती है? किसकी उत्पत्ति? हर्ट वगैरह की उत्पत्ति प्रारंभ होती है। तो जैसे ही हर्ट संकुचित करता है तो एक क्या होते हैं कि नर्व इंपल्स मदर को अनुभव होते हैं। उस स्थिति में क्या होता है? उसे वॉमिटिंग आते हैं, जी मिचलाते हैं, एकदम सिनेमा और में देखा होगा, ऐसे खा रहे हैं तो ऐसे कर रहे होते हैं। तो ये क्या होते हैं कि हार्ट पंपिंग की वजह से। और वो कब इंडिकेशन आ जाता है? 2.5 सप्ताह, मतलब फर्टिलाइजेशन से 20 रोज के अंदर या बाद ये इंडिकेशन आने लगते हैं। उसके बाद 3.5 सप्ताह, मतलब 7 या 21, 5 लगभग 25 दिन के बाद ऑर्गन सिस्टम का विकास स्टार्ट हो जाता है। यूं कहिए उत्पन्न होना धीरे धीरे शुरू हो जाते हैं। उसके बाद जैसे ही 4 सप्ताह 1 महीना में गए तो लिम्फ बर्ड माना हाथ पैर की उत्पत्ति स्टार्ट होती है। 4था सप्ताह में हाथ पैर भी आना शुरू हो जाता है। आ जाइए 2 महीना में क्या होता है? हाथ पैर बनना शुरू हुआ, मांसपेशी तथा प्रजनन ग्रंथि की उत्पत्ति होती है 2 महीना के बाद। जब प्रजनन ग्रंथि बन जाती है तो 3रा महीना में लिंग निर्धारण होता है कि ये लड़का होगा कि लड़की, लड़का होगा कि लड़की। 4 महीने में देखिए चेहरा बन जाते हैं और फिटस मूवमेंट होते हैं, माने फिटस अपना करवट बदलने लगता है। उसमें क्या आ गया है? जान आ चुका है। अब वो अपना करवट क्या करते हैं? बदलने लगते हैं। तो पेट में इधर से उधर क्या होते हैं कि एकदम धक्का मुक्की करना शुरू कर देता है और मदर को पता चल जाती है कि बच्चे एकदम उकुस पुकुस हो रहा है, टुब मार रहा है। ठीक। उसके बाद आ जाइए 6 से 9 महीने में क्या होता है? सिर शरीर पर बाल उगने लगते हैं तथा ऑर्गन कंप्लीट विकसित होता है और 266वां दिन बच्चे की क्या हो जाती है? जन्म हो जाती है। अब बात यहां पर आई कि फीटस डेवलपमेंट मदर एक्टिविटी पर भी निर्भर करता है। तो कहेंगे हाँ। तो फीटस की डेवलपमेंट मदर एक्टिविटी पर कैसे निर्भर करता है? यदि मदर, मतलब खास करके आपको बता दें, ये खास करके ये जो इंडिकेशन है 8 सप्ताह के अंदर, कितने के अंदर? 8 सप्ताह बोले तो 2 महीना के, 2 महीना के अंदर, 2 महीना से पहले यदि गर्भवती महिला को या गर्भवती महिला किसी हाई एंटीबायोटिक जैसे टेरासाइक्लिन का प्रयोग करती है तो फीटस, उसके गर्भ में पल रहे बच्चा का अल्प विकसित होता है, अल्प विकास होता है, पूर्ण विकास नहीं होता है। और वो बच्चे अक्सर क्या हो जाते हैं? अपंग हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं। इसलिए एंटीबायोटिक वगैरह का प्रयोग नहीं किया जाता है। दूसरी बात है, यदि माँ थोड़ी नशीली टाइप की है, नशाखोरी करती है, क्या करती है? ड्रग्स लेती है, अल्कोहल लेती है, तो बच्चे के जो डेवलपिंग है, विकासशील बच्चे जो हैं वो क्या हो जाते हैं कि उस स्थिति में भी अपंग होने की उसे चांस बनी रहती है। क्योंकि ये जो हार्मफुल इफेक्ट है इसका, ड्रग्स का, वो किसके माध्यम से? प्लासेंटा के माध्यम से, या फिर कहिए कि वो न्यूट्रिशन मीडियम के माध्यम से
किस तक पहुंचते हैं, फिटस तक पहुंचते हैं, और फिटस में जो एंटीबॉडी वगैरह ट्रांसफर होते हैं इसके ट्रांसफर को रोक देता है, बच्चे में माल फॉर्म्ड हो जाते हैं, मतलब माल फॉर्मिंग का मतलब कम विकास होता है। तो लिख लेंगे बच्चे क्या होते हैं, मदर एक्टिविटी पर फिटस का डेवलपमेंट निर्भर करता है कि यदि 2 महीना से पहले अल्कोहल, एंटीबायोटिक इत्यादि वगैरह लिया जाता है तो बच्चे के विकास पर काफी प्रभाव पड़ता है। 2 महीना के बाद यदि आप ये सब लेते भी हैं तब तक में बच्चे क्या हो जाते हैं, डेवलप हो जाते हैं, वो उसके अंदर इम्यूनिटी आ जाती है, तब उस पर वैसी खास कोई असर नहीं पड़ता है। लेकिन 2 महीना से पहले गर्भपात होने की संभावना अधिक बनी होती है। पर सुरक्षित गर्भपात कब तक होती है, तो सुरक्षित गर्भपात जो है मुन्ना 2 सप्ताह से पहले 15-20 दिन के अंदर सुरक्षित गर्भपात मानी जाती है। उसके बाद 3 महीना तक, कितने दिनों तक, 12 सप्ताह तक आप किसी डॉक्टर के संरक्षण में गर्भपात करवा सकते हैं, जिसको MTP कहते हैं, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, रिप्रोडक्टिव हेल्थ में बताएंगे। तो ये होती है। तो इस तरह से इसमें कुछ हार्मोन्स भी आप देखें कि सबसे ज्यादा हार्मोन्स ऑर्गन निर्माण करने में, प्रेगनेंसी मेंटेन करने में जो हार्मोन्स है वो प्रोजेस्टेरोन है। प्रोजेस्टेरोन के माध्यम से ही ये सारी कहानी होती है। अब बात करेंगे 266वां दिन के बाद, मतलब पार्चुरेशन, मतलब लास्ट फेज में हम पहुंच गए। तो इसको एक बार नोट कर लीजिए फटाक से, हम लोग पार्चुरेशन हेडिंग लगाते हैं, फटाक से नोट कर लीजिए। तो चलिए हेडिंग लगाते हैं, लास्ट पार्ट है पार्चुरेशन। पार्चुरेशन मतलब चाइल्ड बर्थ प्रोसेस। क्या है ये, चाइल्ड बर्थ प्रोसेस। चाइल्ड बर्थ की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, पार्चुरेशन कहते हैं। लिखना चाहे तो आप लिख लेंगे, चाइल्ड बर्थ की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, पार्चुरेशन कहते हैं। पार्चुरेशन का मतलब चाइल्ड बर्थ। अब देखिए चाइल्ड बर्थ जो होती है ये हार्मोनल इफेक्ट होते हैं। अब चाइल्ड बर्थ होते कैसे हैं, तो फुल्ली डेवलप्ड फीटस जो होते हैं, पूर्ण विकसित और जन्मे शिशु जो होते हैं, वो क्या करते हैं कि एक सिग्नल भेजते हैं। क्या करते हैं, सिग्नल भेजते हैं, जिससे यूटेराइन कैविटी में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिसका नाम दिया गया VVI है, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। तो क्या कहेंगे, फुल्ली डेवलप फीटस तथा प्लासेंटा एक सिग्नल मतलब संकेत भेजता है, जिससे यूटेरस के वाल में कंट्रैक्शन मतलब संकुचन उत्पन्न होता है किसके किसके द्वारा, फुल्ली डेवलप फीटस एंड प्लासेंटा के द्वारा उत्पन्न होता है, जिसे फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स कहते हैं। VVI मार्क करेंगे, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स किसे कहते हैं, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स किसे कहते हैं। तो फुल्ली डेवलप चाइल्ड क्या करता है, उसको जन्म लेना होता है, तो क्या करता है, एक सिग्नल भेजता है, संकेत भेजता है। तो उससे संकेत के कारण क्या होता है कि यूट्रस के वाल में कंपन उत्पन्न होता है और फलस्वरूप चाइल्ड बर्थ के संकेत मिलती है। अब पार्चुरेशन 2 स्टेप में
पूर्ण होती है, 2 स्टेप में पूर्ण होती है। पार्चुरेशन हॉर्मोन्स के प्रभाव में होता है। ये सारे के सारे हार्मोनल इफेक्ट है। पहले संकेत दिया, ऑक्सीटोसिन स्रावित हुआ, फीटल एजेक्स रिफ्लेक्शन के बाद पिट्यूटरी ग्लैंड से ऑक्सीटोसिन स्रावित होता है, जो कॉन्ट्रैक्ट यूट्रस के वाल के कंट्रैक्शन को तीव्र कर देता है। और ये धीरे धीरे क्या होता है कि इसको कहते हैं कि फर्स्ट स्टेज पेन, ये 12 घंटे पूर्व होती है और 12 घंटे तक लगभग 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट पर क्या होते हैं, रिपीट करते रहते हैं। तो हार्मोनल पार्चुरेशन हार्मोनल के प्रभाव, हार्मोन्स के प्रभाव में होता है। लिख लिए? इसके नीचे आप एरो देकर के लिखेंगे, कुछ बातें आप सुन करके भी लिखिए। एरो देकर के लिखिए कि पार्चुरेशन 2 स्टेप में पूर्ण होती है। पार्चुरेशन 2 स्टेप में पूर्ण होती है। नंबर 1 डायलेशन स्टेज। नंबर 1 में डायलेशन नहीं है, डायलेशन स्टेज, डैश देकर के लिखेंगे। डायलेशन स्टेज, इसको कौन से स्टेज कहते हैं? पहला स्टेप को डायलेशन स्टेज। लिखें? लिखो। फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स के बाद पिट्यूटरी ग्लैंड से ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्रावित होता है, जो यूट्रस के दीवार में गंभीर संकुचन उत्पन्न करता है। गंभीर संकुचन उत्पन्न करता है। क्या करता है? गंभीर संकुचन उत्पन्न करता है। लिख लिए? नेक्स्ट पॉइंट में यह संकुचन लगभग 12 घंटे तक 3 से 5 मिनट की अंतराल पर रिपीट होती है, पुनरावृत्ति होती है, जिसे फर्स्ट स्टेज पेन, बच्चे जन्म लेने का प्रथम संकेत, जिसे फर्स्ट स्टेज पेन कहते हैं। जिसे फर्स्ट स्टेज पेन कहते हैं। दूसरा नंबर लिखेंगे, दूसरा एक्सप्लोशन स्टेज, एक्सपल्सन स्टेज, एक्सपल्सन स्टेज, एक्सपल्सन स्टेज, एक्सपल्सन
स्टेज लिखें, डैश देकर के लिखेंगे। इस अवस्था में एक्सपल्सन स्टेज, इस अवस्था में ऑक्सीटोसिन की स्राव तीव्र हो जाती है, जो यूट्रस के वाल सहित सर्विक्स एवं वेजाइना, सर्विक्स एवं वेजाइना, सर्विक्स एवं वेजाइना में गंभीर संकुचन उत्पन्न करता है, गंभीर संकुचन उत्पन्न करता है। लिख लिए। अब एक चीज जानिए, जब क्या होते हैं कि बच्चे जन्म ले रहे होते हैं और लेडी को क्या होता है कि पेन नहीं होता है, दर्द नहीं होता है, तो डॉक्टर लोग क्या करते हैं कि यही ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन देता है। किसका इंजेक्शन देता है? ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन देता है, ताकि उसके यूट्रस में क्या हो, कॉन्ट्रैक्शन उत्पन्न हो। और जब ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन पड़ने के बाद भी कॉन्ट्रैक्शन उत्पन्न नहीं हो रहा, तब उसका सिजेरियन कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? सिजेरियन कर दिया जाता है। ठीक, तो क्या लिखें? गंभीर संकुचन उत्पन्न होता है, साथ ही प्लासेंटा से स्रावित होने वाले, साथ ही प्लासेंटा से स्रावित होने वाले रिलैक्सिन हार्मोन्स, रिलैक्सिन हार्मोन्स प्यूबिक सिम्फेसिस को, प्यूबिक सिम्फेसिस मतलब प्यूबिक गर्डिल में जो हड्डी होता है ऊपर से, जिसको हम लोग क्या कहते हैं कि पैड कहते हैं, पेरू के नाम से जाना जाता है उसको, गांव घर में कहते हैं ऐसे लोग। तो क्या कहते हैं? प्लासेंटा से स्रावित होने वाले रिलैक्सिन हार्मोन्स प्यूबिक सिम्फेसिस को ढीला कर देता है, लूज कर देता है, लूज कर देता है। फलस्वरूप चाइल्ड के हेड, फलस्वरूप चाइल्ड के हेड वेजाइना के रास्ते बाहर निकल जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। लिख लिए? नेक्स्ट पॉइंट में एक्सप्लोशन स्टेज या एक्सपल्सन जो है, एक्सपल्सन स्टेज लगभग 20 से 60 मिनट की होती है, 20 से 60 मिनट की होती है। लिख लिए? नेक्स्ट पॉइंट में चाइल्ड बर्थ के, चाइल्ड बर्थ से 10 से 45 मिनट के अंदर, 10 से 45 मिनट के अंदर प्लासेंटा यूट्रस के वाल को छोड़कर, यूट्रस के वाल में जो धसे होते हैं, यूट्रस के वाल को छोड़कर गंभीर संकुचन के कारण वेजाइना के रास्ते यूट्रस से बाहर आ जाते हैं, वेजाइना के रास्ते यूट्रस से बाहर आ जाते हैं, वेजाइना के रास्ते यूट्रस से क्या आ जाते हैं?
बाहर आ जाते हैं, बाहर आ जाते हैं। लिख लिए? लिखो नेक्स्ट पॉइंट पे। चाइल्ड बर्थ के बाद नवजात शिशु में श्वसन एवं परिवहन श्वसन एवं रक्त परिवहन देना चाहिए। परिवहन से पहले रक्त लगाइए। श्वसन एवं रक्त परिवहन गैसीय हार्मोन VVI मार्क करेंगे। गैसीय हार्मोन का पहली बार आया है नाइट्रिक ऑक्साइड। गैसीय हार्मोन नाइट्रिक ऑक्साइड, कोष्ठ में NO। क्या लिखें? गैसीय हार्मोन नाइट्रिक एसिड ऊपर में। नवजात शिशु में श्वसन एवं रक्त परिवहन गैसीय हार्मोन नाइट्रिक ऑक्साइड के द्वारा प्रारंभ होती है। तो ये बड़े काम की चीज है। यदि नाइट्रिक ऑक्साइड नहीं आया, श्वसन क्रिया नहीं होते हैं, तो देखे होंगे बच्चे को क्या करते हैं कि डॉक्टर चाइल्ड केयर में रेडिएशन में रखते हैं, उसमें एक गैस छोड़ा जाता है। वो गैस क्या होता है? वो नाइट्रिक ऑक्साइड होते हैं। जैसे ही अंदर में जाते हैं, उसके श्वसन एवं परिवहन क्रिया को सुचारू ढंग से चालू करता है और बच्चे फंक्शनल होते हैं, फंक्शन में आते हैं। ये घटना हो जाती है। ठीक, तो देखिए प्लासेंटा जो होते हैं कि 10 से 45 मिनट के बाद निकल जाते हैं। इसको हमारे गांव घर में क्या कहा जाता है? जैसे गाय भैंस वगैरह के बच्चे होते हैं, उसके बाद क्या होता है कि ज्वर हारना, सुनते हैं ना, ज्वर निकलना। तो वो ज्वर जो है वो प्लासेंटा, ऐसे में क्या कहते हैं कि ऐसे वुमेन में भी होता है, तो वो ज्वर निकला जाता है। और मतलब डायलेक्शन के दौरान क्या होता है? डायलेशन फेज में, नीचे लिख लीजिए नोट में, डायलेशन फेज में, नोट में लिख लेना, डायलेशन फेज में एमनियोटिक मेम्ब्रेन डायलेशन फेज में एमनियोटिक मेम्ब्रेन रैप्चर हो जाते हैं या टूट जाते हैं, जिसके कारण एमनियोटिक फ्लूइड का स्राव होता है, जिसके कारण एमनियोटिक फ्लूइड का स्राव होता है। जब एमनियोटिक फ्लूइड का स्राव होने लगता है ना, तो डॉक्टर के पास, जो लेडी के गायनेकोलॉजिस्ट होते हैं, लेडी डॉक्टर के पास जब जाते हैं तो कहते हैं अब चाइल्ड बर्थ हो जाएंगे, अब नॉर्मल डिलीवरी हो जाएंगे, क्योंकि अब इसके बच्चे की मुंह खुल गए हैं। क्या हो गए हैं? मुंह खुल गए हैं। उसका अपनी भाषा है उनकी। तो इस प्रकार क्या होते हैं? चाइल्ड के बर्थ हो जाते हैं। नीचे एक लाइन लिख लीजिए, लैक्टेशन, एक लाइन ही लिखेंगे, लैक्टेशन लिखो। चाइल्ड बर्थ से लगभग
लगभग 24 से 36 घंटे बाद मिल्क प्रोडक्शन एवं स्राव प्रारंभ होती है, जिसे लैक्टेशन कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? लैक्टेशन कहते हैं। और मां के मिल्क में क्या क्या होते हैं? कोलेस्ट्रॉम किसे कहते हैं? ये तो ब्रेस्ट में ही पढ़ाए थे, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इत्यादि वगैरह नहीं। तो ये सारे चीज आपने, यदि ये सब नहीं लिखे हैं तो लिख लीजिए एक बार। तो ये सारे चीज आपने लिखा और नीचे लिखेंगे मोटे अक्षर में द एंड। आज ह्यूमन रिप्रोडक्शन क्या होता है? समाप्त होता है। इसके बाद जो अगला चैप्टर है रिप्रोडक्शन यूनिट में, वो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, प्रजनन स्वास्थ्य। प्रजनन के लिए किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, उनमें सबसे पहले आ जाता है जनसंख्या कैसे नियंत्रित करें, उनके अलग अलग मेथड हैं। उसके बाद कुछ व्यक्ति में मतलब गर्भ रोकने की, जनसंख्या नियंत्रित करने की विधियां हैं कि गर्भधारण ना हो, क्या क्या तकनीकी अपनाई जाए। फिर उसके बाद कुछ दाम्पत्य को बच्चे नहीं होते हैं, उसके लिए कौन कौन सी मेथड अपनाई गई है। फिर उसके बाद लैंगिक संचारण रोग क्या है, जो एक दूसरे के मेल फीमेल के कांटेक्ट में या सेवरल मेल फीमेल के कांटेक्ट में आने के कारण फैलता है। तो ये 3 पॉइंट पर हम लोग चर्चा करेंगे। कौन कौन सी चीज? तो पहला हो गया क्या कहते हैं कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, जनसंख्या विस्फोट। दूसरा इनफर्टिलिटी। और तीसरा जो है वो एसटीडी, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज पर हम लोग क्या करेंगे? गंभीरता पूर्वक चर्चा करेंगे। परंतु ह्यूमन रिप्रोडक्शन आज क्या हुई? समाप्त हुई। तो तैयारी करते रहें, पढ़ाई करते रहें। ऑल दी बेस्ट।